तो कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। सोलो लेवलिंग की एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू अभी भी उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन इतनी ज्यादा फाइट करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और उसके हाथों से खून भी निकल रहा होता है। यहाँ तक कि अब उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होता। तभी उसे हेलुसिनेशन भी होने लगती है, यानी कि वो जिन लोगों को जानता है उसे उन लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं कि ये तो ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर है। और इस दौरान वो मॉन्स्टर उसे काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी उसे मिस्टर सोंग और जू ही भी दिखाई देते हैं जो कि उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें अब बस कर देना चाहिए, तुम अब काफी ज्यादा आगे आ चुके हो, तुम्हें मजीद आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जिन्वू को एक आवाज सुनाई देती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि उसी के अपने पास्ट सेल्फ की होती है, जो कि उसकी तरफ देखकर काफी इवल तरीके से स्माइल कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन गो गुनही को देखते हैं जिनके सामने जेजू आइलैंड के सीक्रेट मिशन की रिपोर्ट पड़ी होती है और वो कहते हैं कि जब जेजू आइलैंड पर थर्ड रेड हुई थी तब तक मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और मैं वहां नहीं जा पाया था। और वो साथ में चिंचोल से भी पूछते हैं कि तुम भी तो उस रेड पे नहीं गए थे ना, जिस पर चिंचोल कहता है हाँ, मैं दरअसल किसी दूसरे काम में बिजी था। इसके बाद चेयरमैन कहते हैं कि बहुत से लोगों ने उस रेड पे अपनी जान गंवा दी थी और जो लोग बच गए वो अब भी काफी बड़े सदमे में हैं और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें से तकरीबन सारे ही हंटर्स को गुजरना पड़ता है और उनके लिए जरूरी है कि वो इस चीज से बाहर निकलें, नहीं तो वो अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने पास्ट सेल्फ को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान था और उसका पास्ट सेल्फ उससे कहता है देखो तो तुमने अपने आप को कितना ज्यादा बदल लिया है, यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं पहले से ज्यादा लंबा हो गया हूँ और काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा है, मैं अभी भी अंदर से कमजोर हूँ और देखकर लगता है कि मैं एक बार फिर से मरने वाला हूँ। तभी जिन्वू के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर कर उसे पीछे धकेल देता है और एक बार फिर से उसका पास्ट सेल्फ उसके पास आकर उसे डिमोटिवेट करने लगता है और तभी उसके ऊपर दोबारा से अटैक होता है जिसे बचते हुए जिन्वू पीछे हट जाता है, मगर तभी उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर आकर उसका सर पकड़ता है और उसे जमीन में धंसा देता है, जिसकी वजह से जिन्वू के सर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। तभी उसे उसके सामने दोबारा से उसका पास्ट सेल्फ दिखाई देता है जो कि कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी अपनी ही गलती है, तुमने इस दुनिया में अपनी जगह नहीं पहचानी, इस वजह से तुम मारे जा रहे हो। जिन्वू कहता है कि ये पहले जैसा ही हो रहा है और उसे वही सब याद आने लगता है जो कि सीरीज की शुरुआत में उसके साथ हुआ था। तभी उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की है, इस वजह से उसे प्लंटी दी जा रही है और उसे यहाँ से शिफ्ट कर कर प्लंटी जोन में डाल दिया जाएगा। उसका पास्ट सेल्फ भी उससे कहता है लगता है कि लक भी एक स्किल है, वो लोग अभी नहीं चाहते कि तुम अभी मारे जाओ लेकिन तुम अगली दफा जरूर मारे जाओगे। और इसके बाद सिस्टम उसे प्लंटी जोन में भेज देता है। जिन्वू भी वहाँ पर सोचता है कि वो क्वेस्ट वाकई ही में काफी ज्यादा मुश्किल थी, ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैं यहाँ पर आ गया। और वो अपने स्टोर से पोशन खरीद कर पीने लगता है जिससे उसकी फटीग तो 0 हो जाती है, लेकिन उसके काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से उसके एचपी पॉइंट्स नहीं बढ़ते। तभी जिन्वू के सामने वही काफी सारे सेंटीपाइड्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर जिन्वू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपना लेवल अप कर कर अपने स्टैट्स रिकवर करूंगा। और वो काफी तेजी से उन सेंटीपाइड से लड़ने के लिए चला जाता है और काफी बेरहमी से उन सेंटीपाइड्स को मारने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से जिन्वू की बहन जिन्हा को देखते हैं जो कि पढ़ाई करने के बाद सोने जा रही होती है, मगर वो देखती है कि उसका भाई अभी तक नहीं आया है और वो सोचती है कि भाई इतनी देर तक तो काम नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो। और वो सोते हुए सोचती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वैसे भी मैंने अपने भाई को बताया था कि कल गार्डियन टीचर मीटिंग है, मैं होप करती हूँ कि वो वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाएं। ये कहकर वो सो जाती है। दूसरी तरफ जिन्वू ने उन सारे सेंटीपाइड्स को मारकर अपना काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया था और अपने स्टैट्स भी रिकवर कर लिए थे और अब उसकी प्लंटी खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और वो सोचता है कि वो अपने स्टोर से कुछ काम की आइटम्स बाय कर ले, जिसमें से सबसे पहले तो वो एक नाइट किलर स्वॉर्ड खरीदता है।
तभी वो उसी रूइन स्टोन को देखता है जो कि उसे इग्रिस को मारने पर मिला था, और वो उस रूइन स्टोन को यूज कर लेता है, जिससे कि उसे रूलर्स हैंड नाम की एक स्किल मिलती है, जिसे यूज करने पर उसके कोई भी माना पॉइंट नहीं लगेंगे और वो इस स्किल के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए मूव कर सकता है। तभी जिन्वू को याद आता है कि शायद इग्रिस ने इसी स्किल की मदद से अपनी तलवार अपने हाथ में मंगवाई थी, और वो भी इस स्किल का यूज कर वहाँ पड़े एक सेंटीपाइड की बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे हिला नहीं पाता। वो सोचता है कि वो शायद अभी बड़ी चीजों को मूव नहीं कर सकता। अब वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, तभी उसकी प्लेंटी भी खत्म हो जाती है और वो दोबारा से उसी डंजन में वापस आ जाता है, जहाँ पर मॉन्स्टर की तादाद पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें जोंगिन और उसके गिल्ड मेंबर्स बैठे हुए थे, जो कि जेजू आइलैंड की रेड के लिए जा रहे थे, और यहाँ पे जोंगिन चाहे इनसे बात कर रहा होता है। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट कहता है कि हमें पानी के ऊपर किसी चीज का माना डिटेक्ट हुआ है। जोंगिन भी स्क्रीन पर उस चीज को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। दूसरी तरफ जिन्वू अब काफी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार पा रहा होता है, मगर उसे कुछ अजीब लगता है। वो कहता है कि मैं काफी टाइम से इन मॉन्स्टर को मार रहा हूँ, लेकिन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ तक कि मुझे लेवल अप करने का भी कोई साइन नहीं मिल रहा। तभी वो नोट करता है कि वहाँ पर खड़े कुछ मेजेस कुछ भी नहीं कर रहे, वो वहाँ खड़े कोई स्पेल तो कास्ट कर रहे हैं लेकिन कोई अटैक नहीं कर रहे। और तभी जिन्वू को समझ आ जाता है कि दरअसल यही मेजेस ही उन्हीं सर्कल्स को क्रिएट कर रहे हैं और वही इन सारे मॉन्स्टर को समन कर रहे हैं। इसलिए वो डायरेक्टली उन्हीं मेजेस को मारने का ही फैसला करता है और वो एक काफी ऊंची जंप लगाकर अपना डैगर उस मेज की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वो मेज मारा जाता है और उसके समन किए हुए सारे मॉन्स्टर भी अपने आप गिर जाते हैं। यानी कि उसने बिल्कुल सही सोचा था। इसके बाद वो उन सारे मेजेस को एक एक करके मारने लगता है और उसके रास्ते में जो मॉन्स्टर्स आ रहे थे वो उन्हें भी मार रहा था, और इस तरह उन मॉन्स्टर को मारते मारते उसने उन मॉन्स्टर की लाशों का ढेर लगा दिया था। और वो वहीं खड़े खड़े एक मेज मॉन्स्टर पर अपनी रूलर्स हैंड स्किल का यूज करता है और उसे अपने पास बुलाकर उसे मार देता है। अब वहाँ पर सिर्फ 3 मेजेस ही बाकी रह गए थे, मगर वो तीनों मेज मॉन्स्टर आपस में मिलकर एक स्पेल कास्ट करते हैं और वहाँ पड़े नाइट मॉन्स्टर की लाशों से एक बहुत बड़ा नाइट गोलम बना लेते हैं, जो कि जिन्वू के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है। मगर जिन्वू उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर आ जाता है और एक झूमर काट कर उसके ऊपर गिरा देता है, और वो दोबारा से काफी तेजी से उन मेजेस की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उन सबको मार सके। उसके रास्ते में और भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे, लेकिन वो उन सबको भी एक एक करके मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और आखिरकार वो उन तीनों मेजेस को मार ही देता है। तभी वही नाइट गोलम दोबारा से जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जिन्वू अपने डैगर की पावर की मदद से रोक लेता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर उस नाइट मॉन्स्टर को भी पूरी तरीके से मार देता है। इस तरह से उसने वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उसकी जॉब चेंजिंग क्वेस्ट भी पूरी हो चुकी थी और अब उसे एक हायर क्लास पे प्रमोट कर दिया जाएगा। सिस्टम उसे बताता है कि जो एडवांस पॉइंट उसने कमाए हैं और उसने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, उसी के मुताबिक ही उसे एडवांस क्लास पे प्रमोट किया जाएगा। तभी सिस्टम एनालाइज करके बताता है कि प्लेयर जहां भी जाएगा मौत का फरिश्ता उसका पीछा करेगा और प्लेयर जिस रास्ते पे भी जाएगा वहां लाशों का ढेर बिछा देगा और बहुत खून बहाएगा। यानी कि प्लेयर बगैर किसी की मदद के सिर्फ अपनी पावर से ही सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। उसकी ताकत की प्यास उन भूतों को पुकारती है जो कि वैले ऑफ डेथ में घूम रही हैं। प्लेयर की शैडो आर्मी के जरिए समन किए गए घोस्ट उसके हर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। शैडो आर्मी जो कि प्लेयर के लिए उसका रास्ता बनाएंगे। जिन्वू ये सब पढ़कर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी सिस्टम उसे उसकी क्लास बताता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसकी जॉब और कोई नहीं बल्कि नेक्रोमैंसर की थी। जिन्वू कहता है कि मैंने अपनी इंटेलेक्ट स्टैट को तो बढ़ाया ही नहीं, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्रोमैंसर एक मैजिक टाइप क्लास है जो कि अनडेड्स को समन करती है, लेकिन मैं तो एक असासिन हूँ और मेरे मेन स्टैट भी स्ट्रेंथ हैं, और अगर मैं नेक्रोमैंसर जैसी कोई क्लास पाता हूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तभी सिस्टम उससे पूछता है क्या आप इस जॉब को एक्सेप्ट करते हैं। जिन्वू कहता है तो यानी कि मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकता हूँ।
वो सोचता है कि नेक्रोमेंसर बनने पर मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए वो इस जॉब को लेने से मना कर देता है। मगर तभी सिस्टम उसे बताता है कि नेक्रोमेंसर एक हिडन क्लास है। क्या आप अब भी इस जॉब को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? अब जिन्हू इस चीज को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वो सोचता है कि जरूर इसमें किसी खास किस्म की पावर होगी। तभी उसे वहाँ पड़े मॉन्स्टर की लाशों को देखकर ख्याल आता है कि मैं भी इन मेजर टाइप हंटर की तरह अनडेड्स को समन कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने जितनी भी बैटल की है वो मेरी पास्ट लाइफ की बैटल्स को मुझे एक्सपीरियंस दे रहे थे। और वो सोचता है क्या सिस्टम ने ऐसा जानबूझकर किया है? वो सोचता है कि ये मेजिस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, और ये कोई रूल थोड़ी ही है कि नेक्रोमेंसर सामने जाकर फाइट नहीं कर सकते। और अगर क्लासेस भी स्टैट की तरह लेवल अप करती हैं, तो जैसे जैसे मैं लेवल अप करूंगा मेरी स्किल भी लेवल अप होंगी, तो यानी कि मेरे शैडो आर्मी भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि मैं अकेला नहीं होऊंगा जो कि लेवल अप करेगा। इस वजह से वो उस जॉब को लेने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जिन्वू के उस क्लास को एक्सेप्ट करने की वजह से उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा ब्लैक ओरा घूमने लगता है। साथ में उसे नोटिफिकेशंस भी आ रहे होते हैं, और उसके इर्द गिर्द से वो ब्लैक ओरा एक साथ इकट्ठा होकर इर्द गिर्द फैल जाता है, और उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसे हायर क्लास में प्रमोट कर दिया गया है और उसे शैडो मोनार्च नाम का टाइटल दिया गया है। तभी वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी मॉन्स्टर की लाशें थी उन सब के अंदर से ब्लैक ओरा निकल रहा था, और उन सब के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन लिखा हुआ आ रहा था। तभी सिस्टम उससे पूछता है कि किसी भी सोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो कोई कमांड चूज करे। जिन्हों सोचता है और वो एक कमांड चूज कर लेता है जो कि होती है अराइज, और वो जैसे ही ये कहता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर की सोल एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसे 2 स्किल्स मिली हैं, शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज, और वो जितनी देर अपने शैडो सोल्जर्स को समन रखेगा उसका माना यूज होता रहेगा। दूसरी तरफ अपने माना को बचाने के लिए वो इन सोल को स्टोर भी रख सकता है, जिन्हें वो बाद में कभी भी समन कर सकता है। लेकिन उसे सोल को एक्सट्रैक्ट करते हुए भी ख्याल रखना होगा, अगर टारगेट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और वो देखता है कि उसके पास मेज टाइम मॉन्स्टर भी हैं और उनकी रैंक्स भी डिफरेंट है। तभी वो सोचता है कि क्या वो कोई एस रैंक शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये कहकर वो इग्रिस की तरफ देखने लगता है, और वो इग्रिस के पास जाकर खड़ा हो जाता है जिसके ऊपर भी शैडो एक्सट्रैक्शन लिखा हुआ आ रहा था। मगर वो अपनी शैडो आर्मी में इस वक्त 20 से ज्यादा सोल्जर्स को नहीं रख सकता, और वो सिर्फ 30 सोल्जर की ही शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इस वजह से वो वहाँ पर मौजूद 11 शैडो सोल्जर्स को इन्फेंट्री में भेज देता है, और वो इग्रिस की शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलता है अराइज। मगर पहली बार में उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि वो एक सोल को 3 दफा ही एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें एक दफा वो फेल हो चुका है। वो एक बार फिर से इग्रिस की सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी फेल हो जाता है। दूसरी तरफ जिन्वू इग्रिस से कहता है क्या तुम अभी भी अपने किंग का इंतजार कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता भी नहीं है कि ऐसा कब होगा। नाइट कमांडर इग्रिस, तुम एक वॉरियर हो, दुश्मनों को अपनी तलवार से मारना ही तुम्हारा मकसद है। क्या तुम अपने टैलेंट को इस बेकार सी जगह पर जाया करने जा रहे हो? अगर तुम अपनी स्वाड को किसी को डेडिकेट करना चाहते हो तो मुझे सर्व करो। और वो एक बार फिर से उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इग्रिस के अंदर से काफी इंटेंस ओरा निकलने लगता है, और इस बार वो इग्रिस की सोल को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। और सिस्टम उससे पूछता है कि आप इस सोल्जर का क्या नाम रखना चाहोगे, जिन्हू कहता है क्या ये भी कोई पूछने की बात है, और वो उसका नाम इग्रिस ही रखता है। तभी इग्रिस जिन्हू के सामने से चलते हुए जाता है, और वो जिन्हू के सामने बो डाउन करता है, और बाकी सारे शैडो सोल्जर भी ऐसा ही करते हैं, जिसे देखकर जिन्हू काफी ज्यादा स्माइल करता है। एपिसोड के एंड में हम जोंग इन को देखते हैं, जो कि अपने सामने एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जो चीज और कुछ नहीं बल्कि एक एंट होती है, और उसके पर भी निकले हुए होते हैं। और यहीं पर ही ये एपिसोड और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आगे इसकी एक नई मूवी आने वाली है, और जब वो आएगी तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए हम कोई नई एनिमे एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो आने तक के लिए इत्तेकिमास।